Hello and welcome everyone. Welcome to today's session, and in today's session I am going to explain you the concept of energy level diagram of hydrogen and multi-electron system. Along with this I am also going to explain you the three major rules. The name of the rules are Abba principle, Pauli-Sturgeon principle and the Hund's rule of maximum multiplicity. So let's begin. तो अभी का हमारा जो आज का डिस्कशन है वो एनर्जी लेवल डायग्राम पे है, और मैंने आपको बताया तीन रूल हम पढ़ेंगे, हंस रूल, अब्बा प्रिंसिपल एंड पाउली-स्टूजन प्रिंसिपल। एंड अगर टाइम मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी जाएंगे, अदरवाइज हम स्किप करेंगे। ओके, तो उसको हम किसी और वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे देखिए, दो तरह के डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, ए एंड बी। एंड दिस ए इज़ फॉर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के लिए है, मतलब आप कह सकते हो कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट भी इसमें आ सकते हैं। और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें ऐसा अरेंजमेंट है। तो आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ एक ऑर्बिटल है तो यहाँ पर भी एक है, कोई बात नहीं है। बट एंड इफ़ n इज़ इक्वल टू 2 तो उसमें l की वैल्यू 2 होती है, 0 and 1, तो 2s and 2p ऑर्बिटल्स होंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन में ये एक ही एनर्जी रख रहे हैं, पर हम दूसरे किसी एलिमेंट में देखें तो ये दोनों की डिफरेंट एनर्जी हो गई है ना, एनर्जी डिफरेंस होगा। उसी तरह से 3s 3p 3d यहाँ पर सबकी सेम एनर्जी है, बट यहाँ पर आप देखो सबकी अलग होगी, वैसे ही फोर्थ की हो जाएगी। तो हाइड्रोजन में ऐसा हो रहा है कि ये सब एनर्जी सेम रख रहे हैं, और अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी रखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो ऑर्बिटल्स डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये ध्यान रखिएगा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये सारे डीजनरेट 3s 3p 3d, और इसके अंदर भी ऑर्बिटल्स जो है वो सेम एनर्जी रख रहे हैं, तो अगर आपस में कहोगे तो भी डीजनरेट हैं। पर यहाँ पर डीजनरेसी ब्रेक हो गई है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डीजनरेसी ब्रेक हो गई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी रख रहे हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम हाइड्रोजन में बात करें तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन 1s में होगा, ठीक है। और जब आप इसमें जैसे हम स्पेक्ट्रा स्टडी करते थे तो हम इसमें लाइट फॉल करते थे, इसको एक्साइट करते थे, तो ये जम करके मान लेते हैं 3D में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अरेंजमेंट जो होता है उसका ऑर्बिटल में वहाँ पे लोकेटेड होता है, तो उसको कहते हैं कि वो उसका ग्राउंड स्टेट है। और जब वो अपनी हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो अपने एक्साइटेड स्टेट पे है। और एक्साइटेड स्टेट उसकी कुछ भी हो सकती है, जस्ट उससे ऊपर वाली एनर्जी की भी हो सकती है, मतलब यहाँ से 1s से 2s या 2p या इनफाइनाइट से इनफाइनाइट -1 तक, इनफाइनाइट -1 तक, क्योंकि इनफाइनाइट पे अगर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो हम ये कहते हैं वो फ्री हो गया न्यूक्लियस से, तब वो एटम में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राउंड स्टेट इसको कहते हैं, और इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चाहे वो यहाँ पर जा रहा हो चाहे यहाँ पे जा रहा हो। जैसे यहाँ पे अगर हम कहेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन में तो ये 2s पे जाए तो भी, 3p पे जाए तो भी, 3s पे जाए तो भी, कहीं भी जाए तो ये एक्साइटेड, इसको छोड़ के बाकी सारी स्टेट जो होगी वो उसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक है। अब बात ये है कि ये ऐसा हुआ क्यों, कि हम हाइड्रोजन में कह रहे हैं कि सबकी एनर्जी सेम है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट हो गई है। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है हमारा, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन हमारा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैज़ ओनली वन इंट्रैक्शन एंड दैट इज़ अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। उसके पास सिर्फ एक ही इंट्रैक्शन है, वो भी कौन सा, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है, आप थोड़ा उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक तरह का इंट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। और अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन की वजह से हम ये कहते हैं कि वहाँ पर आपका जो L है ये रोल प्ले नहीं करेगा। इन द केस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी जो होगी वो सिर्फ n डिफाइन करेगी, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप एनर्जी को डिफाइन करता है इन द केस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। बट जैसे ही आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आते हो तो वहाँ पर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन तो लग ही रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। ये अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन किस में लगता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो यहाँ पे सिर्फ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, जो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। पर जैसे ही आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आते हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दो इंट्रैक्शन होते हैं, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, और दूसरा होगा रिपल्सिव इंट्रैक्शन। तो ये रिपल्सिव इंट्रैक्शन जो होता है ये कहाँ लगता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये कौन सा इंट्रैक्शन होगा, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। इसको ऐसे बनाना चाहिए मुझे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिवली नेचर का है, ये नेगेटिवली नेचर का है। पर रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आपस में आमने सामने आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये रिपल्सिव इंट्रैक्शन एंड अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, ठीक है। तो अब ये रिपल्सिव इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन जब दो इलेक्ट्रॉन आमने सामने आएंगे तो उनमें रिपल्शन होगा।
अब जैसे मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस है और एक शेल यहाँ है जिसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, उसके बाद दूसरी शेल है, ये आप समझ गए होंगे क्वांटम नंबर जब मैंने आपको पढ़ाया तो वहाँ पर। अब अगर इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को, यानी सेकंड शेल में इफ़ n = 2 में आपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 आ सकते हैं, 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये अरेंजमेंट होता है जो कि क्वांटम नंबर में हम समझते हैं। तो इसमें अगर आप देखिए यहाँ पे इफ़ n = 2, तो उस केस में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर आप पूरी तरह से आप शेल को फिल कर देते हो तो उस केस में न्यूक्लियस इसके ऊपर भी अट्रैक्शन कर रहा है और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है ना। मतलब जो n = 1, मतलब फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे भी अट्रैक्शन है और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे भी अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन आपस में, ये इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। बट एटम एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो है वो ग्रेटर है रिपल्सिव इंटरेक्शन से, इस वजह से एटम एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक न्यूक्लियस है, उसकी चारों तरफ एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड हैं और उसके बाद आप दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना चाहते हो, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिपल्शन करना शुरू करता है। और एक तो अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस के साथ, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है जो बाहर की तरफ है, पर ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर का इलेक्ट्रॉन ये इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक टर्म पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जो एक टर्म आपको मैंने बताया, ये इफेक्ट क्या है कि ये जो अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, दे क्रिएट अ शील्ड अराउंड द न्यूक्लियस एंड विच रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। जो ये फोर्स लगाना चाहिए न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ये इसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि अंदर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके चारों तरफ एक शील्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस शील्ड इज नथिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग भी बोलते हैं इसको। स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कब लगता है, जब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा था उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो था वो लूजली हेल्ड होने लगेंगे, पहली चीज़ हो गई। अब आती है एक बात न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाएगी, मतलब इसका अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इंक्रीज करता जाएगा, ये और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। बट बिकॉज ऑफ दिस शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर लगना चाहिए इस बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उससे कम ये न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। इसीलिए अब हम यहाँ पर एक नया शब्द पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो 2 नए टर्म आपने पढ़े, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि अगर अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा था उसको रिड्यूस कर देते हैं, इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए वो उतना न्यूक्लियर चार्ज ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, या न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन पे, जितना उस इम्पैक्ट न्यूक्लियस डाल पाता है इलेक्ट्रॉन पे, उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यही वजह थी जिसकी वजह से इसमें स्प्लिटिंग हो गई। ये जो हमने अभी डिजनरेसी ब्रेक होने की बात कही थी कि 2s and 2p अलग अलग हो गए, 3s 3p 3d अलग अलग हो गए, और इसके साथ साथ इनका अंदर अब जो हम बात करते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग हुई है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। 2 चीज़ तो क्लियर हो गई। अब फैक्टर क्या क्या है कि हमको पता है कि L की वैल्यू 0 1 2 3 के हिसाब से S P D F, और सबका शेप अलग अलग है। ये स्फेरिकल है। अगर ये स्फेरिकल है इट मीन्स इट इज़ जस्ट नियर टू द न्यूक्लियस। S सबशेल सबसे पास होगा न्यूक्लियस के। P सबशेल का डम्बल शेप होता है, इस तरीके से शेप होता है, तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाएगा। D सबशेल का डबल डम्बल होता है, वो और थोड़ा दूर हो जाएगा, ठीक है। और F और भी दूर हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, या हमारा जो जिसकी वजह से ये स्प्लिटिंग हो रही है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो 1 by 1 हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि क्योंकि स्फेरिकल होने की वजह से सबसे इफेक्टिवली शील्ड कौन करेगा, मतलब न्यूक्लियस की चारों तरफ शील्ड सबसे अच्छी कौन बनाएगा, S बनाएगा, क्योंकि S इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडिंग द न्यूक्लियस। एंड S का शील्डिंग इफेक्ट होगा वो P से ज़्यादा होगा, P का D से ज़्यादा होगा और D का F से ज़्यादा होगा, क्योंकि S सबसे करीब है न्यूक्लियस के, फिर P का नंबर आता है और P से भी दूर होता है D, D से भी दूर होता है F, इसलिए ये इसका शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड हो गया, ठीक है।
ये शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड आया। समझ में आ गया आपको कि इसी वजह से 2s करीब होगा 2p के। समझ में आ गया आपको, 2s इज़ नियरर देन 2p। इसका मतलब है कि 2s की एनर्जी घट जाएगी 2p से, तो 2s इज़ लेस देन 2p इन रिस्पेक्ट टू एनर्जी। अब ये घटी क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के जितने करीब होगा कोई सबसेल वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, एंड अट्रैक्शन रिलीजेज एनर्जी। अट्रैक्शन क्या करती है? इट रिलीजेज एनर्जी। तो अगर किसी सिस्टम से आप एनर्जी रिलीज करोगे तो उसकी एनर्जी डाउन होगी या नहीं? इसलिए हम कहते हैं कि 2s क्योंकि करीब है न्यूक्लियस के तो इसकी एनर्जी 2p से घट जाएगी। और इसी तरह से अगर 3s की बात करें तो 3s की एनर्जी 3p से कम होगी, 3p की एनर्जी 3d से कम होगी, क्योंकि जो जितनी पास होगा वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और वो सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी। तो इस वजह से इसमें स्प्लिटिंग हो गई एनर्जी वाइज। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये शील्डिंग इफेक्ट के बेसिस पे हो गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मतलब हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ n ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब सिर्फ n ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है एनर्जी के लिए, यहाँ पर L की वैल्यू भी रिस्पॉन्सिबल हो गई। मतलब n के साथ साथ L भी रिस्पॉन्सिबल हो गया जो एनर्जी डिसाइड करेगा, और इसीलिए एक नया रूल एग्जिस्टेंस में आया जिसको हम n+L रूल के नाम से जानते हैं, जिसको हम अभी बाद में डिस्कशन के बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो n+L रूल के बाद अब एक और बात आपको बताते हैं। मान लेते हैं हाइड्रोजन है और उसका 2s ऑर्बिटल, देन लिथियम है उसका 2s ऑर्बिटल, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, उसका सोडियम का, देन पोटेशियम का। इनकी अगर हम एनर्जी कंपेयर करें, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ सोडियम इज़ ग्रेटर देन पोटेशियम। तो ये ट्रेंड ऐसा क्यों आ रहा है, और इसके पीछे हमें रीज़न हमको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों, जबकि सब में n की वैल्यू भी सेम है और l की वैल्यू भी सेम है, n+L दोनों में सेम आ रहा है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया? ऐसा डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, किसकी वजह से? 1s2 की वजह से। ठीक है, सोडियम के अंदर भी शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, इसमें 1s2 भी होगा, इसमें 1s मतलब शील्डिंग इफेक्ट कहने का मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट लगातार यहाँ से यहाँ बढ़ता चला जाएगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लूजली हेल्ड होने लगेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो था वो डिक्रीज होने लगेगा। और अल्टीमेटली ये जो अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करिए लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स को, 2s के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो लेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। तो अगर अट्रैक्शन लो है तो ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ लिख के दिखाया, अट्रैक्शन रिलीजेज एनर्जी। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी घट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? किसका इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट सबसे लीस्ट है। देन लिथियम की बात करते हो तो लिथियम में जब 2s में इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके केस में शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो काम करना शुरू कर देगा, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से अट्रैक्शन घट गया तो एनर्जी बढ़ गई। उसी तरह से सोडियम पे आएंगे तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट और बढ़ जाएगा एक और शेल की वजह से। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये और लूजली हेल्ड हो जाएंगे न्यूक्लियस से। मतलब न्यूक्लियस से जितना अट्रैक्शन घटेगा उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ द वन मोर कॉन्सेप्ट जो कि आपके NCERT में नहीं था, लेकिन मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। अब आपको हम n+L रूल पे लेके चलेंगे। n+L रूल क्या कहता है, इसमें नहीं लिखा, नेक्स्ट पेज पे है शायद, तो फटाफट देख लेते हैं n+L रूल क्या कह रहा है। हालांकि मैं बता देता हूँ, ऐसे n+L रूल आपको एनर्जी के बारे में बताता है कि किसी अगर आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी पता लगानी है तो हम कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे लिखा है n+L रूल। तो n+L रूल के दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+L फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n+L, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। ओके, तो n+L की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट ना क्लियर हो तो आप चैट बॉक्स पे लिख के पूछ लेना, मतलब कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक साथ आपको बताएं तो मे भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। देयर इज़ नथिंग वेरी सीरियस, आप लिखोगे मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि 1s है, तो 1s का n+L क्या होगा? 1+0। 1s का लिए 1, n 1 होगा, और s के लिए 0 यानी कि इसकी वैल्यू 1 आई। देन 2s की बात करिए तो 2+0 मीन्स इसकी वैल्यू 2 आएगी।
देन 2p की बात करिए तो इसकी वैल्यू 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगी। तो ये मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो आप देखिए आपको 1 2 3 यानी कि सबसे लेस एनर्जी 1s की, 1s इज़ लेस देन 2s इज़ लेस देन 2p इज़ लेस देन। अब देखिए यहाँ पे 3 n के लिए n की वैल्यू 3 होगी इसके लिए, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो ये 3 आ गया। अब ये दोनों सेम n + l रख रहे हैं, तो इसका सेकेंड रूल जो कह रहा था, सेकेंड रूल क्या कह रहा था कि अगर दो ऑर्बिटल्स सेम n + l की वैल्यू रखते हैं तो वो ऑर्बिटल लो एनर्जी रखेगा जिसकी n की वैल्यू कम है। तो इन दोनों में n की वैल्यू किसकी कम है, 2p की कम है, तो 2p इज़ लेस देन 3s। देन आपने 3p की वैल्यू निकाली, तो 3 n की वैल्यू यहाँ 3 और l की वैल्यू 1, तो ये 4 हो गया। तो इसके बाद 3p का नंबर आ जाएगा, 3s के बाद 3p का नंबर आ जाएगा। देन आप 4s की वैल्यू निकालेंगे तो 4 + 0 ये भी 4 आ गया। अब अगेन वो सिचुएशन क्रिएट हो गई कि दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे, जिसमें n की वैल्यू कम है, किस में कम है, 3p में कम है, तो 3p की एनर्जी 4s से कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो जो कि हमारी बुक में बना हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कैसे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसमें आपको या तो आप इसको रट लो कि किसकी एनर्जी कब ज़्यादा होगी कि किसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, और या फिर आप इस डायग्राम के पैटर्न को समझ लीजिए कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। एक और लिख देते हैं 6s 6p एंड 6p। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी में ये स्मॉल में नहीं बनाता, आप सारे स्मॉल लेटर्स ही बनाएंगे, p s p d f सब। अब आपको क्या करना है, 1s को और 2s को अकेले पैरेलल लाइंस बना देना है, ठीक है। उसके बाद सब पैरेलल लाइंस देखिए अपने आप कट करती चली जाएगी। जब अगर आपने सिमेट्रिकली लिखा है तो सिमेट्रिकल लिखना ज़रूरी है, अगर सिमेट्रिकल नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको एरो की डायरेक्शन ऐसे करते हैं और इस एरो का जो हेड होगा इसको हम दूसरे की टेल से जोड़ देंगे, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो इसका हेड हमने इसकी टेल से जोड़ा, फिर इसी तरीके से ये इसका हेड हमने इसकी टेल से जोड़ दिया, फिर इसका हेड हमने इसकी टेल से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपको पूरा n + l के हिसाब से एनर्जी लेवल डायग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिएगा। तो पहले 1s का नंबर, पहले 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p आया, फिर 3s आया, 3s के बाद 3p आया, देखते जाइए डायग्राम, ठीक है। फिर 3p के बाद 4s आएगा, देन 3d आएगा, देन 4p आएगा, देन 5s आएगा। इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में समझाया, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही, ओह सॉरी, आपको 3 रूल्स तो बताने में भूल ही गया। तो ये तो हो गया, सॉरी फॉर दिस। अभी क्या करना है कि हमें आपको ये बताना था कि इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए कुछ रूल्स हमें पढ़ने होते हैं। पहला है हमारा आर्बर प्रिंसिपल। आर्बर प्रिंसिपल क्या कहता है, चलिए उसको बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। आर्बर प्रिंसिपल, इट इज़ सेपरेटेड आर्बर प्रिंसिपल, ठीक है। इस पेज पे होगा तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट पेज पे होगा, यहीं पे है। आर्बर एक जर्मन वर्ड है जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग अप, द बिल्डिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स। मीनिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किसी ऑर्बिटल में करते हैं तो हमें हमेशा लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना शुरू करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है इसका, it states that in the ground state of the atom the orbitals are filled in order of increasing energy। मीन्स सबसे पहले आप लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल करोगे, देन आप हायर की तरफ जाओगे। तो ये डायग्राम जो मैंने आपको बनाना सिखाया था वो देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। 1s देन 2s देन 2p देन 3s। पहले आप 1s को भरोगे, देन 2s को भरोगे, देन 2p को भरोगे, देन 3s के बाद 3p का नंबर, 3p के बाद 4s का नंबर, फिर देखिए टेल से जुड़ गया 3d का नंबर, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये जो आपकी एनर्जी का किससे निकाला था आपने, n + l रूल से निकाला था। और आर्बर प्रिंसिपल कहता है कि पहले लोअर एनर्जी को फिल करो, फिर आप हायर एनर्जी की तरफ जाओ। और आपको याद होना चाहिए कि s में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 2, p में आप, ये सब स्मॉल लेटर्स होंगे, p में 6 भरेंगे, d में आप 10 भरेंगे और f में आप 14 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आर्बर प्रिंसिपल। देन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कह रहा है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो, कुछ ना कुछ डिफ़र करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर एक 1s में है इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 1s2 और 2s2 था फॉर एग्जांपल, तो 1s का इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन होगा और 2s के इलेक्ट्रॉन में क्या डिफ़र हो रहा है, n डिफ़र हो रहा है, n की वैल्यू डिफ़र हो जाएगी,
ठीक है। या फिर अगर मैं कहता हूँ कि 1s में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में ही 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू भी 1 आ रही है, l की वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी, m की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, पर दोनों की स्पिन बदल जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ होगा जो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए आगे एक और स्टेटमेंट लिखा है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज ऑर्बिटल मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। तो ये हो गया हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड द लास्ट वन इज़, अच्छा यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखी जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। एंड द लास्ट वन इज द हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है। हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किसी सबशेल में करते हो तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल करना होगा, देन आप उसको पेयर अप करेंगे, ओके। तो it states pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each, that is it is singly occupied। मीन्स अगर p सबशेल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और आपको 2p4 भरना है फॉर एग्जांपल, तो आप पहले 1 2 3 ऐसे सिंगली फिल करोगे, देन आप पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हर्ट्ज़ रूल है। तो ये एक्चुअली स्टेबिलिटी के लिए होता है, अदरवाइज़ अगर आपने कंटिन्यूसली भरना शुरू कर दिया तो स्टेबिलिटी एटम की आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको आज एनर्जी लेवल डायग्राम बताया, क्यों एनर्जी डिफरेंसेस आते हैं, डिजनरेसी क्यों ब्रेक होती है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर मैंने आपको तीनों रूल्स बताए, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हुई आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। टिल देन बाय बाय।